क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक विचार लगभग एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर कैसे पैदा हो गए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के इसी सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। अब ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या दुनिया भर के प्रमुख धर्म और विचारधाराएं सच में बस एक झटके में सामने आ गए थे, या फिर इतिहास की ये पहेली हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ग्रैंड थियरी की, यानी वो पारंपरिक सिद्धांत जिसे सदियों से सच माना जाता रहा है। यहाँ एक्सियल एज या कहें धुरी युग का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मशहूर दार्शनिक कार्ल जैस्पर्स ने ये विचार दिया था कि ये इतिहास का वो दौर था जब इंसानियत ने अचानक से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और बौद्धिक छलांग लगाई। उनका मानना था कि इसी युग में उन नैतिक धर्मों का जन्म हुआ जिन्होंने मानव समाज को उसकी आदिम अवस्था से निकालकर एक बिल्कुल नई दिशा दी। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए एक खास टाइमलाइन तय की गई। माना जाता है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच के उन 600 सालों में, खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये बड़े सामाजिक बदलाव पूरी दुनिया में एक साथ समानांतर रूप से घटित हुए। जरा इन 5 मुख्य क्षेत्रों पर गौर कीजिए: चीन, ग्रीस, भारत, ईरान और इजराइल फिलिस्तीन। दिलचस्प बात यह है कि ये इलाके एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए थे। पारंपरिक थ्योरी कहती है कि इन जगहों पर एक ही तरह की नैतिक और दार्शनिक क्रांतियां हुई, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। बिना किसी इंटरनेट या संपर्क के एक ही समय में समान विचारों का जन्म होना, सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें दूसरे हिस्से, यानी इसके सोशियोलॉजिकल इंजन या सामाजिक तंत्र की तरफ बढ़ना होगा। हवा में तो अचानक कोई क्रांति नहीं हो जाती। सेथ एब्रटीन जैसे समाजशास्त्रियों की रिसर्च हमें बताती है कि इसके पीछे कुछ खास सामाजिक कर्ताओं का हाथ था। हमें उन लोगों को देखना होगा जिन्होंने असल में इन बदलावों को जमीन पर उतारा। यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है। पुराने जमाने में क्या होता था? धर्म सीधे तौर पर राजाओं और सत्ता से जुड़ा होता था, लेकिन नए मॉडल में धर्म ने खुद को सत्ता से अलग करना शुरू कर दिया और समाज में अपनी एक स्वतंत्र ऑटोनमस जगह बना ली। ये सत्ता के ढांचे में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस बदलाव को चलाने वाले असल में कुछ धार्मिक सांस्कृतिक उद्यमी थे। आसान शब्दों में कहें तो ये वे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर धर्म को राजशाही के चंगुल से आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सत्ता के बाकी शक्तिशाली वर्गों से खुद को अलग और स्वतंत्र रखने के लिए पूरी तरह से नए ढांचे तैयार किए। इसे मिस्र के इस क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मिस्र के राजा यानी फिरौन अखेनातिन ने पुजारियों को मंदिरों से बाहर निकाल फेंका और अपना खुद का एक नया धर्म थोपने की कोशिश की। नतीजा, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही ये क्रांति बुरी तरह फेल हो गई। ये दिखाता है कि अगर आप नए विचारों को बनाए रखने वाले मजबूत संस्थानों को ही खत्म कर देंगे तो बदलाव कभी टिक नहीं सकता। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के सबसे अहम मोड़ पर। भाग 3, सेशर डेटा बैंक की एंट्री, जहां आधुनिक विज्ञान इस पुरानी थियरी का टेस्ट लेता है। यहीं हमें रुककर एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए: क्या वैश्विक इतिहास का इतना सारा डेटा वास्तव में कार्ल जैस्पर्स की इस सख्त टाइमलाइन और भूगोल वाली एक्सियल एज थियरी को सपोर्ट करता है? इस सवाल का जवाब हमें क्लायोडायनामिक्स नाम के एक बिल्कुल नए क्षेत्र से मिलता है। से शॉर्ट ग्लोबल हिस्ट्री डेटा बैंक का इस्तेमाल करके आज के रिसर्चर्स इतिहास को केवल पुरानी किताबों से नहीं बल्कि विशाल डेटा के जरिए परख रहे हैं। ये एक पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और अभूतपूर्व तरीका है। तो चलिए भाग 4 में इस टाइमलाइन का डेटा के आधार पर परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि नतीजे क्या कहते हैं। जब डेटा को बारीकी से देखा गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। पारंपरिक उम्मीदों के बिल्कुल उलट हमें प्रिकॉशियस एक्सियलिटी यानी समय से बहुत पहले ही एक्सियल लक्षणों के सबूत मिलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मिस्र और तुर्की जैसे स्थानों पर पारंपरिक एक्सियल युग से सदियों पहले ही दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में नैतिक नियम और अलौकिक मान्यताएं विकसित हो चुकी थीं। इसका मतलब है कि उन 5 मुख्य क्षेत्रों के बाहर भी बड़े बदलाव हो रहे थे, जिसने एक्सियल एज के सारे स्थापित नियमों को तोड़कर रख दिया। वो 800 से 200 ईसा पूर्व की सख्त टाइमलाइन वैज्ञानिक जांच में पूरी तरह फेल हो जाती है। हाँ, मिस्र में ये विकास जल्दी जरूर हुआ, लेकिन वहां के शासकों में
धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजों की अभी भी कमी थी। यानी ये सारे बदलाव एक साथ एक ही पैकेज में नहीं आए थे। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि दुनिया भर में ये सामाजिक और वैचारिक बदलाव बिल्कुल असली थे, लेकिन एक्सियल एज की वो सख्त टाइमलाइन और भौगोलिक सीमाएं बिग डेटा के सामने टिक नहीं पाती। असल में मानव इतिहास किसी एक साफ सुथरे बॉक्स में फिट होने के लिए बहुत ज्यादा जटिल है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, महान ऋषियों और विचारकों से परे देखना। हम अक्सर इतिहास को बुद्ध, कन्फ्यूशियस या प्लेटो जैसे महान लोगों की कहानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम सिर्फ इन महान व्यक्तियों पर फोकस करते हैं तो हम उस विशाल लंबे समय से चले आ रहे संस्थागत ढांचे को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। इन विचारकों का महत्व बहुत है, बिल्कुल है, लेकिन वे भी उन बड़े सामाजिक बदलावों का ही हिस्सा थे जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे। यही वजह है कि समाज की गहराई में छिपे इन लंबे बदलावों को समझना सिर्फ महान संतों की जीवनियां पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी और जानकारीपूर्ण है। इतिहास सिर्फ कुछ असाधारण लोगों से नहीं बनता, बल्कि उन सामाजिक संस्थाओं से भी बनता है जो उन्हें मंच प्रदान करती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, इतिहास की ऐसी और कौन सी बड़ी क्रांतियां या घटनाएं होंगी जो बिग डेटा के इस बड़े लेंस से देखे जाने पर पूरी तरह से अलग कहानी बयान करेंगी। डेटा हमारे अतीत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल रहा है, और यकीनन ये हमें इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटने पर मजबूर करता है।